अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। नादरीन, इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आज की बात। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। जम्मू कश्मीर टीवी पर इस वक्त लाइव हैं। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं साबिक़ कौंसलर शफील से मोहम्मद मारूफ, फिर दूसरे नंबर अफनवाज जानबाज जिनका तल्लक सिरोही से है और ये यहाँ रहते हैं बर्मिंघम, वो है। उसके बाद इब्रार मुगल जिनका तल्लक डडियाल सियाग से है, आल मुकीम बर्मिंघम में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा सेंसिटिव है, तो बड़े सब्र के बाद सोचा कि इस टॉपिक को ज़रूर, क्योंकि बाद वाक़यात ऐसे होते हैं कि कोई बंदे की जान भी जा सकती है, और वो भी एक नाइल्मी की वजह से। तो ये डडियाल में ये वाक़या हुआ है कि सोशल मीडिया पर हमारे जम्मू कश्मीर टीवी के पेशकार हैं Give तैफूर this अफरीदी lady के the food. Where's it gone? Just पोस्ट wait till लगाई it गई। come out, right? I'll give it. Just wait. पोस्ट लगाई गई के लिए वो कादियानी है, और सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया गया, और फिर हफ्ते के बाद मौक़िफ़ चेंज हुआ जी कि वो कादियानी नहीं बल्कि काफ़िर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर, यहाँ गवर्नमेंट का पूरी एक अथॉरिटी मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि किसी बंदे ने मज़हब की तौहीन की है या किसी हदीस की तौहीन की है, तो वो घड़ियाल में तहसील काज़ी मौजूद है, उसके पास जा सकते हैं, फतवा ले सकते हैं। लेकिन आप किसी के खिलाफ कोई पोस्ट लगा दें, ठीक है, उसकी सुन्नी के खतरे में डालें, बल्कि एक इंटरनेट में मतलब है, लोगों ने यहाँ लैंड तक पूछा कि हम यहाँ पर उसको मारेंगे, यानी कि इंसाइट टू मर्डर, कत्ल करने की तरगीब देना। तो मैं अपनी पूछता हूँ तो बुनियाद जामिया से ये पूछता हूँ कि किस इंसान ने उनको ये हक दिया, ठीक है, कि किसी को खुद ही काजी बन जाए, खुद ही जूरी बन जाए, खुद ही आपको हम दे और दूसरे को काफिर करार दे दे, और फिर अब उसकी फैमिली को खतरे में डाले, उसे खतरे में डाले। तो सबसे पहले मोहम्मद मारूफ आपकी तरफ चलता हूँ। मारूफ साहब, ये बताइएगा कि ये क्या हुआ है, वो बड़ा सेंसिटिव वाक़या है, और आप क्या समझते हैं कि कोई बंदा किसी के खिलाफ किसी वक़्त कोर्ट पर सियासी इख्तिलाफ़ात या ज़ाती इख्तिलाफ़ात में जो भी हों, तो वो पोस्ट उजागर शेयर कर दे, और क्या हमारे आज़ाद कश्मीर में कोई कानून मौजूद नहीं है कि जो लोग साइबर क्राइम में आते हैं उनको आज आज भी वो पोस्टें मौजूद है वहाँ सोशल मीडिया पर। तो इस जी मारूफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब और मुगल साहब और अकनवाज जम्बाज साहब, आप सभी को सलाम, और आपके तमाम जो नाज़रीन हैं जम्मू कश्मीर टेलीविजन के, उनको भी सलाम। राशिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जरा गुजारिश करूंगा कि आप मुगल साहब को थोड़ा म्यूट कर दें, क्योंकि जहाँ का वो है उनकी बैक से वो आ रही है बैकग्राउंड नॉइज। तो आप उनको अगर म्यूट करेंगे तो बैक ला के फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा, रसम, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है, और इससे पहले ही आपने आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इससे किस तरह फायदा उठाया जा सकता है और किस तरह इसके रिस्क्स हैं, कि किस तरह इसकी इम्प्लीकेशंस और किस तरह इसके, अगर सही तरीके से इसको इस्तेमाल ना किए जाए तो ये किस तरह लोगों के लिए ज़हर कातल भी साबित हो सकता है सेम टाइम। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर आप इसका एनालाइज करें तो पूरी दुनिया के अंदर 4.5 बिलियन जो लोग हैं इस वक्त वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक लोग इस वक्त ये जो एनालिस्ट हैं या जिनके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन है वो ये समझ रहे हैं कि 2020 में तकरीबन दुनिया की जो हाफ पॉपुलेशन है वो सारी जो है ना वो इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंटरनेट के साथ फिर क्या होता है कि जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं
وہ بھی زیر استعمال آ جاتی ہیں. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں جو ہیں فگرز تو اس کے مطابق 3.8 بلین جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کی سائٹس جو ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی اپنی پروفائلز 3.8 بلین جو لوگ ہیں. اور اگر آپ کسی حساب سے دیکھیں, آپ حالیہ امریکہ کا اینالائز کریں تو اس وقت 37 جو پرسنٹ یوٹیوب جو ہے وہ 73% لوگ جو امریکن یوتھ ہے یا امریکن جو اڈلٹس ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور ٹویٹر اسی طرح 24%. اسی طرح اگر باقی جو دنیا کے ملک ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب مسئلہ جو ہے راشد صاحب وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ وہ یہ ہوا کہ اس نے دنیا کو قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے, اور دنیا کے اندر جو پازیٹیو لوگ ہیں, جو مثبت لوگ ہیں, مثبت سوچ والے لوگ ہیں, ان کے اندر ایک انٹریکشن بڑھا, اور انٹریکشن کی وجہ سے obviously وہ جب دوریاں کم ہوئی ہیں, لوگ قریب آئے گلوبل ولیج کے اندر, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں. تو وہ کیا ہوا کہ جو بزنسز کا وہ فائدہ ہوا, اور بزنسز اس سے پوری طریقے سے وہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح جو پولیٹیکل کلاسز ہیں انہوں نے بھی, جو گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا, اور اس طرح کیا ہوا کہ اس کے فوائد جو ہے وہ بڑھتے گئے, اور جو لوگ اپنی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتے ہیں اس کو بھی پروموٹ کرنے میں, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں ان لوگوں نے, اور انفارمیشن کو لوگوں کو تک پہنچانے میں سوشل میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس وقت تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرابلم اس وقت ہوئی ہے کہ جب لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے یا ان کی مکمل سوشل میڈیا کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے, قوانین سے ناواقفیت کی وجہ سے ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مس انفارمیشن جو تھی وہ بھی لوگوں تک پہنچنی شروع ہو گئی. جس طرح پہ لوگوں نے اس پر عمل اگر کیا تو اس کے نقصانات ہوئے ہوں گے. اگر مس انفارمیشن نہیں ہے تو ایکوریٹ انفارمیشن بھی لوگوں تک وہ نہیں پہنچی ہے, کیونکہ لوگ اگر فرض کرو کو اس کو اینالائز نہیں کرتے ہیں, لوگوں کی اپنی ریسرچ نہیں ہے, بیسک جو نالج ہے وہ نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور خرابی اور کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مسائل جو ہے نا وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑی جو بری بات راشد صاحب ہوئی ہے, میں آپ کی اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. سب سے جو بری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ انتہا پسند تھے, جو لوگ ان کی آئیڈیالوجی اس طرح تھی ہیٹ کی اور نفرت پھیلانے کی اور سوسائٹی کے اندر ایک فساد برپا کرنے کی, انہوں نے بھی سوشل میڈیا سے بھرپور اس کا جو ہے فائدہ اٹھایا. اور اس کی واضح مثال یورپ کے اندر یا برٹن کے اندر میں آپ کو یورپ کے اندر مرین لپین کی دے سکتا ہوں, برٹن کے اندر ٹامی رابنسن کی دے سکتا ہوں, یا پاکستان کے اندر جو انتہا پسند جو گروپ ہیں ان کی میں جو نا وہ آپ کو مثال دے سکتا ہوں. اور ساتھ ساتھ ہی ریسنٹ جو آپ نے واقعہ جس کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح ایک چیز کو وائرل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صرف آپ کی ڈبیٹ کے دوران, آج بھی ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں مول صاحب کے ساتھ, حکمراں جمباز صاحب کے ساتھ یہاں پہ بات ہوگی, ہم ان کی ساری باتوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں ہوں گے, ہماری کہیں اختلاف ہوگا, کہیں ایگری کریں گے, لیکن اس بات کا ہر یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہاں سے ہم فارغ ہوں بھاگ جائیں اور ایک اپنی ذاتی انا کی بنیاد پر ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم ایک دوسرے پہ, اگر مجھ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے یا میں ایک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ایک سچی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ مجھے کہیں کافری کے یا قادیانیت کے یا مرزئی ہونے کے ہم پہ جو فتوے ہم ایک دوسرے پہ لگانا شروع کر دیں. اور اس وجہ سے سوشل میڈیا نے اس بات کو بھی ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ شریف لوگ تھے, جو لوگ جینون لوگ تھے, جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے, اس سوشل میڈیا کے ان لوگوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ایک جو تشخیص ہے, ایک جو ریسرچ ہے, یا ایک مثبت, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو پازیٹیو جو مثبت بحث و تمیز ہے وہ باعث رحمت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک لوگوں کی سوچوں پہ پیرا لگانے کا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آئے وہ طالبانی سوچ کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتے, رجوع پسند ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو تو ترقی پسند ہونا چاہیے. میں واپس آؤں گا, میں چلتا ہوں اکنواز جانواز کی طرف. اکنواز, آپ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں
اور आप क्या समझते हैं कि किसी को ये हक हासिल है कि वो एक रियासत में रहते हुए और किसी और शहरी के खिलाफ खुद ही गवाह बन जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही जूरी सारा कुछ बन के किसी को काफिर करार दे दे, कादियानी करार दे के बगैर सबूत के? अगर फर्ज किया आपके पास कोई प्रूफ है तो आप, एक सिस्टम मौजूद है रियासत कश्मीर में, मतलब डडियाल में वहाँ काजी मौजूद है, ठीक है, वहाँ मुस्तनद उलमा इकराम मौजूद है, क्या उनके पास जाएं, पहले उनसे पूछें कि क्या ये फतवा बनता है या नहीं? ये जो बात हुई है, किसी ने अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो आप क्या कहना चाहेंगे जानबाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, भाइयों को, जो भी आपके व्यूअर देखने वाले हैं, उनको रमजान मुबारक हो। और उम्मीद करता हूं कि जो रमजान का महीना है ये हमारी इस्लाह का महीना है, तमाम लोग अपनी इस्लाह करेंगे। और जहाँ पे हम सोशल मीडिया के वाले से आप बात कर रहे हैं, जिस केस के वाले से बात कर रहे हैं, तो उस वाले से मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि राशिद साहब जैसे बड़ी अच्छी बात की है कौंसल मारूफ साहब ने, कि हर किसी को, हर ये बात लाजम नहीं है कि आप मेरी राय से मुत्तफिक हों या मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूं। आपको मेरी राय से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे आपकी से हो सकता है, लेकिन किसी शख्स को, किसी फर्द वाहिद को यह हक हासिल नहीं है कि वो उठकर खड़ा होए और रियासत के अंदर रियासत की रीढ़ को चैलेंज करे। आपके पास अगर किसी के खिलाफ, पहली बात है कि इस तरह की बात मीडिया पे, सोशल मीडिया पे होनी नहीं चाहिए। हम लोग जो है, बिलखुसूस जो हम एशियन लोग हैं, वो हम इस सोशल मीडिया को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से अगर किसी के पास, कोई भी शख्स है, उसके पास अगर मजहबी वाले से कोई नफरत फैला रहा है या कोई इस तरह की एविडेंस उसके पास है, तो उसका एक तरीका कार है रियासत के अंदर, जैसे आपने बात की है, एक निजाम है, एक सिस्टम है, तो वो रियासत के अदारों के पास लेके जाए। अगर रियासत के अदारे इस वाले से अपना कोई किरदार अदा नहीं करते हैं तो फिर इस पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर रियासत के अदारे के पास आप नहीं जाते हैं तो खुद ही बैठ के आप मुफ्ती भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं और अपनी अदालत लगा के फैसला कर लेते हैं। ये किसी शख्स को इजाजत नहीं है। आपका तल्लक है मुस्लिम लीग नून से, आप साबिक सदर भी यूथ के रह चुके हैं, हम बतानी है कि आप इस मसले पर राजा फारूक हैदर साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस डडियाल के बारे? मैं, क्योंकि आजाद कश्मीर का जो खिता है वो बड़ा पुरअमन खिता है। आजाद कश्मीर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर है, जो 84,471 मरबा मील है। उसके अंदर तमाम मकतब फिक्र, तमाम सोच, तमाम मज़ाहब के लोग रहते हैं। हर किसी को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो जिस तरह से वो कह सके। हाँ, मगर किसी शख्स को ये भी हक हासिल नहीं है कि वो हमारे मजहब के ऊपर या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कोई बात करे, ये भी किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे उनसे रियासत के जो अदारे हैं, कायदे कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म है, या बाकी जो लोग हैं, मुतल्लिका डडियाल की इंतजामिया है, या बाकी जो लोग हैं, उनसे ही मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरह के जो इशू होते हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लें और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, बजाय बात हद से आगे बढ़ जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए, उस वक्त अदारे हरकत में आए या गवर्नमेंट हरकत में आए तो उसका फायदा नहीं होता है। इसलिए रियासत के अदारों को, रियासत के जो क्या इस वक्त हुक्मरान है, उनको चाहिए कि बिलखसूस आपके डडियाल की जो है इंतजामिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सिलसिले में इंक्वायरी की जाए। अगर तो इस तरह की कोई एविडेंस है, बात है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे भी बात करूंगा। अगर इस तरह की बात नहीं है, ये गलत है, प्रोपेगेंडा है, जाती है, तो ये असल बात ये होती है राशिद साहब, बड़ी मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करूं, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसको पब्लिक नहीं किया जाता है और असल हक़ाइक़ जो आवाम के सामने नहीं लाए जाते हैं। बात को गोलमोल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला क्लियर नहीं होते हैं। तो इस हवाले से, इस केस के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो इसके बराबर तरीके से वहां पे इंक्वायरी होनी चाहिए और असल हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने लानी चाहिए, ताकि अवाम को पता चले कि हक पे कौन है और नाहक कौन है। नहीं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं इब्रार मुगल साहब की तरफ चलता हूँ। अच्छा इब्रार मुगल, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। इब्रार, आप इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? आप भी जियो के साथ वाबस्ता है, सबसे बड़ा टीवी चैनल है और सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं। क्या ये किसी को हक हासिल है कि वो बगैर किसी के, बगैर रियासत के कानून को अपने हाथ में लेकर किसी
शहरी को फतवा सादर कर दे, फेसबुक पर पोस्ट लगाए दे ये कादियानी है, फिर कहे कि ये काफर है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ डडियाल ही की नहीं बात, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं, जो इंसान हैं या मुसलमान हैं, उन्हें किसी तरह ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों के जो खिलाफ प्रोपेगंडा है वो सही हो या गलत हो उसमें इन्वॉल्व होकर खुसूसन जो मज़हब और मसलक का जो हथियार है उसको इस्तेमाल करें। अगर हम डडियाल ही की बात करें तो बदकिस्मती से, चूँकि मेरा भी तलक डडियाल का है, आपका भी तलक मिर्ज़ा साहब का भी डडियाल का है। डडियाल आज़ाद कश्मीर का अगरचे एक खुशहाल इलाका है, यहाँ के लोग बरतानिया में रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है वो मैं बदकिस्मती से कहूँगा सिर्फ डडियाल के अंदर ही हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँ, डडियाल के अंदर एक रोड बनी थी, अभी वो रोड तकमील ही नहीं हुई थी, तो दो मुख्तलिफ ग्रुपों ने सोशल मीडिया के जरिए उस रोड को भी मुतनाज़ा बना दिया। डडियाल के अंदर कोई भी काम होता है वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो मुखालिफ जो ग्रुप है, जो दो धड़े, वहाँ की जो दो सोचें हैं, वो हमेशा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते और इन जो समझ लें जो गैर रिलेटेड थिंग्स होती हैं, जो सोशल मीडिया में नहीं आनी चाहिए, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो उनको उछाल देते हैं। उनको ज़्यादातर जीनत बनाई जाती है सोशल मीडिया की, जिसकी वजह से जहाँ डडियाल का इमेज दुनिया में बेहतर होना था वो मज़ीद मुतासर हो रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ माह से कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से डडियाल के अंदर जो सोशल मीडिया के साथ एक मजाक किया जा रहा है, मैं ये कहूँगा मजाक सोशल मीडिया के साथ मजाक किया जा रहा है। आप लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहे, आप लोगों के मजहब और मसलों को नहीं कर रहे, लेकिन अब अपने साथ कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया के साथ एक भयानक मजाक कर रहे हैं। जहाँ तक बात है ये जो आपने जिस इशू की बात किया, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ डडियाल, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान का ये बहुत कॉमन चीज़ है। जब आपकी राय किसी से ना मिले, जब आप इख्तिलाफ रखें, जब आपके पास कोई दलील ना हो, तो आप उस पर दो तीन बड़े कॉमन है, एक हो गया मिर्ज़ाई हो गया, यहूदी हो गया, इंडियन एजेंट हो गया, ये तीन बड़े कॉमन हैं, आप फौरी लगा देते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है, जैसे कि होते रहते हैं कुछ वाक़या, कुछ दिन पहले भी एक वाक़या हुआ है, गालबन किसी पुलिस कांस्टेबल ने कोई सहाबा के बारे में इस तरह की बात की है, तो उस पर कानून बाकायदा FIR दर्ज हुई है। तो अगर इस तरह का कोई वाक़या है जहाँ पर मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात हुई है, तो उसकी बाकायदा FIR दर्ज होनी चाहिए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि डडियाल के अंदर जो मुतल्लिका हुकाम है वो मौजूद हैं, इसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर एक बार आपसे ये कहूँगा कि डडियाल के अंदर हम लोगों ने सोशल मीडिया का जो है ना इंतहाई गलत इस्तेमाल किया। ये मसलक की बात या मज़हब के अलावा भी हम बात करें, मैं चूँकि रोज़ाना ही सुबह शाम अगर डडियाल के अंदर बारिश होती है, वो चले मज़हब मसलक का छोड़े, मैं आप बारिश की बात करता हूँ, डडियाल के अंदर बारिश होती है तो एक ग्रुप कहेगा ये बारिश हुई नहीं है, तो एक कहता है बारिश हुई है। अगर डडियाल के अंदर मतलब अगर डडियाल के अंदर कहीं धूप निकलती है तो इतनी डडियाल के अंदर एक समझ लें दो राय उभर गई है कि एक है कि धूप ही नहीं निकली। तो हम किस तरह, ये तो आपने जो बात की है मजहब या मसलक की, ये तो बड़ी बात है। आपका पॉइंट आ गया इमरान, आपका पॉइंट आ गया। मैं मारूफ साहब की तरफ चलता हूँ। मारूफ साहब, डडियाल में इस वक्त वजीर जो मिनिस्टर है वो मसूद खालिद साहब है, DSP है राजा नदीम आरफ, उसके बाद चौधरी आफ्ताब साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपोजिशन में अफसर शाहिद साहब हैं, फिर अजहर सादक भी तैयारी कर रहे हैं अगले इलेक्शन की, फिर राजा रिजवान साहब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपका क्या मैसेज है डडियाल की इंतजामिया का कि साहब आप मिस कर रहे हैं, राजा अली ज़मान साहब भी डडियाल में ही होते हैं, उनका जिक्र किया, बिल्कुल किया जी 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 राज साहब, जिन सारे अहबाब का आपने नाम लिया है वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए। सियासत के अंदर भी हम एक दूसरे की अपोजिशन में भी रहे, लेकिन हमारा सभी के साथ इस्लाम का जो रिश्ता है वो उनके साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जहाँ आपने ये किया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी एक रोल बनता है अच्छे हालात में, कि जबकि कवानीन वहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामी कानून भी वहाँ पे मौजूद है और जो कॉमन लॉ वो भी वहाँ पे मौजूद है, कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का बगैर सबूत के वो अगर इस तरह इल्जाम लगाता है, तो पहले तो बात है कि इस्लाम के अंदर ही इसकी बहुत बड़ी सजा जो है ना वो रखी गई है, किसी बंदे पर झूठा इल्जाम लगाना। फिर जो कॉमन लॉ है उसके अंदर भी अगर कोई किसी बंदे पर इस तरह झूठा इल्जाम
लगाए, अगर उसके अंदर वो सच्चाई ना हो, उसको साबित ना कर सके, तो ऐसी सूरत में हद के इज्जत के दावा करना, उसे कंपनसेशन क्लेम करना, ये भी कवानीन वहां पे मौजूद है। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह वायलेंट हो जाता है, गाली गलौज करता है, या उनकी जो फैमिली है उनके लिए वो बंदा ये कहता है कि एक थ्रेट्स जो उनको भेजता है उनको खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करने की या डेथ थ्रेट्स, तो ऐसे हालात में भी कवानीन जो मौजूद है और पुलिस वहां पर मौजूद है। पुलिस उन लोगों को वो चार्ज कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उनको अदालत ले जाया जा सकता है। अदालत फैसला करेगी कि ये सच्चा है झूठा है, अगर झूठा है तो उसको वो सजा जो है वो वहां पर मुकर्रर है कि उसको जुर्माना किया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है, ये सारी चीजें। और दूसरा ये कि अगर उस बंदे ने एक ने गुनाह किया है और वो उसके लिए कवानीन मौजूद नहीं है, तो वो मामला तो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, वो तो डे ऑफ जजमेंट उसका फैसला हो जाएगा, उनको वो सजा जो है ना जज़ा का जब वक्त आएगा तो सजा दे दी जाएगी। लेकिन जो आपने ये सवाल किया है कि दज्जाल की जो लीडरशिप है उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि हमने दज्जाल के अंदर अमन और आश्ती का एक जो मुजाहरा किया हमेशा, एक जो क्रिटिकल जो विजडम और पॉलिटिकल जो एक होती है, एक बर्दाश्त का मादा, एक दूसरे की ख्यालात को सुनने का, उनके नजरियात की उसका एहतराम करने का, वो वहाँ हमेशा डडियाल के अंदर वहाँ वो काम रहा है। तो डडियाल के लोग जो है ना उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है इस हवाले से कि उन्होंने हमेशा इल्मी और अदबी मैदान के अंदर एक आम जो है ना वो रोल प्ले किया है। तो ये जो इस तरह की जो अब जो सियासत जो स्टार्ट हो गई है कि मरज़ई का इल्ज़ाम लगा दें, इंडियन एजेंट का इल्ज़ाम लगा, आज़ादी की बात करो तो आप इंडियन हो गए हो, इलाक़ की बात नहीं करो तो आप गद्दार हो गए हो, इस्लाम की बात करो तो आप वहाबी हो गए हो, दूसरे की करो तो आप शिया हो गए हो, और अब जो ना शुरू हो गया क्या मरज़ई हो गए, कदेनी हो गए हो, काफिर हो। ये लोगों ने अपने घर पता नहीं कहाँ से वो स्टैंप्स जो ना रखी हुई हैं फतवे जारी करने की, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इस तरह लोगों पर उसका असर पड़ता है, उनकी फैमिलीज पे उनका असर पड़ता है, और लोगों के एक आइसोलेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं। जी भाई जो पैगाम देना चाहता हूँ, जो लीडरशिप है, हमारी जो लीडरशिप है वो उसको मैं यहाँ पे राशिद साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा मारूफ साहब से। राशिद की बात नहीं आ रही थी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखें मारूफ साहब, आप क्योंकि डडियाल का मसला है, एक आप जिम्मेदार आदमी है, यहाँ पे भी सियासत करते हैं, आप तालिब इल्म से सियासत करते आए हैं, मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा, जो आपके वहां पे मुतलका लोग हैं आप उनसे रब्ता करें और उनसे बात करें इस सिलसिले में, उनको ये इस मसले की इस मसले के जो खदशात हैं या इस मसले की जो नोयत है, इस वाले से आप उनको एक्सप्लेन करें, उनके नोटिस में लाएं कि अब जो कश्मीरी हैं वो इस हवाले से उनमें तशवीश पाई जाती है, और आप लोग इस पे बर वक्त आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह को वाकया होएगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। तो जहां पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम भी आपके साथ इस हवाले से, तो आपका क्योंकि आप सियासी आदमी हैं, आप समझते हैं मामलात को, तो आप इस अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम बन रही है तो हम भी इंशाल्लाह आपके साथ इसमें शाना खड़े होंगे। बिल्कुल आपने सही बिल्कुल बात किया कि ये तो मेरा वो प्रोग्राम सुने होंगे, नहीं तो इंशाल्लाह उनके साथ भी रब्ता होगा। लेकिन हमारे एक और दोस्त है कि जो यहाँ पे बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन दी है कि ऐसे हालात में आप ये भी कर सकते हैं कि थ्रू फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद से रब्ता करके आप उनके नोटिस में भी ये बात ला सकते हैं। और अगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कोई अपना रोल नहीं प्ले करती या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, तो उनके जरिए भी उन पर प्रेशर डलवा के उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जा सकती है कि इस तरह का एक शूत्र बेमुहार या किसी तरह को कदगन नहीं, किसी कानून को वो फॉलो नहीं करते हैं और बिल्कुल सोशल मीडिया पर आके गालियां और इस तरह के जो फतवे हैं वो जारी कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो पुरअमन माशरा है उसके अंदर एक फसाद की सूरत जो है ना वो बनेगी। ये कोई किसी किस्म का कोई जिहाद नहीं कर रहे हैं। और आप दोनों अदराज से मैं एक बात बिल्कुल राज साहब, आप थोड़ा सा इंटरप्ट नहीं करना, ये मैं कहना चाहता हूँ, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका गवर्नमेंट को ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने हजार और अच्छे काम भी किए, कुछ लोग उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, नहीं किए होंगे, लेकिन एक जो काम जो उन्होंने किया वो ये किया जब उन्होंने इस बात का खतरा महसूस किया था
کہ یہ جو जहाद के नाम पर जो फसाद है ये हमारे मारगला की पहाड़ियों के नजदीक पहुंचने वाला है। तो ऐसे हालात में उन्होंने वजीरिस्तान का जो ऑपरेशन था हमारी पाक फौज के साथ मिलकर जो उन्होंने किया उसके अंदर अच्छी खासी कामयाबी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो मारगला की पहाड़ियों से बहुत दूर बल्कि जहां ये बीमारी पनप रही थी उसी जगह पर उनको रखने में वो कामयाब हो गए। लेकिन अब फिक्र वाली बात ये है कि वो वाली बीमारी वो खुदा न खास्ता कहीं हमारे कश्मीर की सरजमीन पे कि जो कि बिल्कुल पुरअमन और आश्ती का मुल्क है जहां पे लोग एक दूसरे की इज्जत एहतराम करते हैं, हम सदियों से दूसरे मज़हब के साथ वहां पे इकट्ठे रह रहे हैं और उनका एहतराम बहन भाइयों की तरह हम वहां पे रहे हैं। लेकिन इन लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर तो इस तरह की कोई गैर मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन है कि हमारे वतन की दूसरी तरफ तो वहां पे 20% 30% बाकी लोग जो ना वो भी रहते हैं। तो उनके साथ हमें मिलकर रहना है इद्दत एहतराम के साथ, उनके मजहब का उनके नजरियात का एहतराम करके, बजाय इसके कि आप वहां पे वो इस तरह की चीज बात करके इंतहा पसंदी की। तो पहले ही इन लोगों ने बहुत बड़ा फसाद वहां पे पैदा किया हुआ है जिसकी वजह से हमारी आजादी जो है वो दूर हो गई है हमसे। ये लूटने के चक्कर में अपना माल गनीमत समझ के आके आजादी दिलवाने के चक्कर में इन्होंने माल गनीमत लूटा वहां से और हमारी आजादी को दूर करके बजाय इसके कि वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर जाके उस पर कब्जा करते तो आज एटलीस्ट हमारा पूरा वतन एक होता, वो उसमें तकसीम नहीं होती। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब उन्होंने ये शुरू कर दिया कि मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो हमारे यहाँ जो ना इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसको मैं समझता हूँ कि डडियाल की क़यादत को, डडियाल के सियासी लोगों को और डडियाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हर सूरत में इस मास का मुकाबला करना है और इस फैक्ट्रियों को उनको बंद करवाना। जी आपसे ये है कि ये सवाल आपकी तरफ लाऊंगा कि बेसिकली इनमें दो साफी हैं, ठीक है, एक अदनान बेजाद, दूसरा शोएब खान, फिर एक बिहारी से तल्लक है जुनैद हाशमी, जिन्होंने ये पूरी सोशल मीडिया पर एक किया है, साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। और जो अदनान बेजाद है उनका तल्लक पीटीआई से है और अजहर सादिक साहब वो इलेक्शन आगे लड़ेंगे डडियाल, अभी वो इलेक्शन जीते नहीं है। अगर इसी तरह वो जीत के तो डडियाल में तो शरीफ आदमी का रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? जी, शरीफ आदमी का अभी रहना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि बड़े अरसे से वहाँ शरीफ आदमी का रहना मुश्किल है। आपने जिन अहबाब का जिक्र किया ये अक्सर औकात सोशल मीडिया पर बैठकर और फेक जो पोस्टें वो बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, शायद वो उस प्रोग्राम के रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन वो मैं करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। आपको पता है डडियाल के कुछ हमारे सहाफ़ी थे, उन्होंने एक खबर कुछ दिन वीक पहले ब्रेक की थी कि कुछ लोग दरिया के रास्ते पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, आपको भी नज़र से गुजरी होगी। और इसी तरह हमारे मीरपुर के कुछ साथियों ने ये रिपोर्ट किया था कि मीरपुर के किसी पतन से यानी मंगला के किसी बैग से मंगला चेक जो मंगला रोड है वो बंद होने की वजह से वहाँ से लोग दरिया के रास्ते आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। तो आपको पता है इन दोनों पोस्टों पर इंडियन जो भारतीय कमांडर है मकबूदा कश्मीर ने उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान जो है कोरोना के मुतासरीन को आज़ाद कश्मीर में भेज रहा है। कहने का मकसद क्या है, इस पर मैंने डडियाल के साथियों से भी बात किया कि आप खुदा रहा किसी किस्म की पोस्ट शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक करें और कोई भी जो गैर मुतलका जो चीज़ जो आपके मुतलका नहीं है उसको शेयर मत करें। वो बेशक आपकी फैमिली के मतलब हो, आपके मतलब हो, आपकी तहसील के मतलब हो, मुल्क के मतलब हो, मजहब के मतलब हो, कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले इसको परख लें, इसको जांच लें। बदकिस्मती से स्पेशली डडियाल के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ जो सोशल मीडिया का सबसे गलत इस्तेमाल है वो डडियाल के अंदर हो रहा है। हमारे पता नहीं लोगों को नया ये मोबाइल मिल गया है, फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर या यूट्यूब मिल गया है, या फिर वो जैसा कि मारूफ से बताया कम इल्म है। मैं कम इल्म नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी वहाँ रहा हूँ, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोगों ने ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि यहाँ बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर बड़ा नाम कमाया है। मैं यही समझूंगा कि बस कुछ अनासर हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जिनके पास अभी तक इस रियासत का स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, वो लोग डडियाल के अंदर आकर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया पीटीआई का, तो मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ पीटीआई पे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि
آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا جو پاکستان کے اندر حال ہے، وہ وہاں کے جو نوجوان ہیں پی ٹی آئی دے وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. اگر آپ آج کل آپ فیس بک پر سوشل میڈیا پر لفظ پاکستان لکھیں تو آپ کو وہاں پہ ان کی گالیاں دی جاتی ہیں. بدقسمتی سے جو جتنے بھی پاکستان میں حکمران جماعت کے چاہنے والے ہیں یا ان کے کارکن ہیں، ان میں صبر و برداشت کا کوئی مادہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی آ جاتی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو میرا خیال ہے پھر تو نہ صرف ڈڈیال بلکہ پورے آزاد کشمیر میں کسی شریف بندے کا رہنا مشکل ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. اچھا معروف صاحب، یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے، اور انسائٹ مرڈر یعنی کہ آپ کسی کو قتل کی ترغیب دے رہے ہیں. اس سے پہلے کتنے واقعے پاکستان میں آزاد کشمیر ہو چکے ہیں. تو اس قسم کا جھوٹا الزام لگا کے اگر کوئی بندہ جہاں مثلا قتل ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کی اگر یہ اتنا ہوا ہے واقعہ. راج صاحب اس کے بارے میں اس کے بارے میں قوانین موجود ہیں. قتل کرنا، قتل کا ارادہ کرنا اور قتل کرنے کی سازش کرنا، اور اس کے اندر آپ کی کامن انٹینشن، آپ کا کامن جو اس کا پرپز ہے وہ اس کے اندر آپ شامل ہونا. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک 5 بندے مل کے 6 بندے مل کے جاتے ہیں کہ ایک ڈکیتی کرنے کے لیے. تو ڈکیتی کرنے والے جو وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے، تو ٹریگر جو دبایا وہ تو صرف ایک بندے نے دبایا، لیکن قتل کا مقدمہ ان سبھی جو اس کے 5 یا 6 جو بندے اس کے ان سبھی پہ بنتا ہے، اس لیے کہ ان کی سبھی کی جو انٹینشن تھی وہ سیم تھی. تو اسی حالات سے کہ جس بندے نے انسائٹ کیا، جو بندہ ترغیب دے رہا ہے، جو بندہ سازش کر رہا ہے، یا جو بندہ لوگوں کو اس طرف ان کا اتر مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے حالات میں اگر جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس بندے کی بھی وہی سزا ہے کہ جو بندہ قتل کرے گا، یا جو بندہ اس کے پیچھے بیٹھ کے سازش بھی کر رہا تھا اور اس کی وہی انٹینشن تھی کہ اس کی فیملی کو نقصان پہنچے، تو وہ قتل کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا موجود ہے. اچھا یہ بتائیں معروف صاحب کہ سیفور اکبر یہاں برطانیہ میں، ٹھیک ہے، اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے بڑی. تو یہاں کا جو ہوم آفس ہے یا برٹش گورنمنٹ اس کو کیا مدد کر سکتی ہے اس موقع پر، کیا اسے کرنا چاہیے؟ میں جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو 2 طریقوں سے اب مسئلہ یہاں کی جو یو کے کی جو اسٹیٹ ہے، اس کی جو کورٹس کی یا اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کوئی جورسڈکشن وہاں پہ آزاد کشمیر کے علاقے پہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس ہے اس کے ذریعے آپ اس ایشو کو ریز کرا کے آپ برٹش ہائی کمیشن کے ذریعے، کیونکہ وہ برطانیہ کے شہری ہیں جن کے خلاف اس طرح کی ان کا نام بدنام کرنے میں یا ان کی فیملی کو تنگ کرنے کے لیے جو سازش رچی جا رہی ہے، تو اس کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی. اور دوسرا یہ بے نقاب کیا، وہ تو سیدھے سر عام وہ دھمکیاں دینے کی پوزیشن میں چل رہے ہیں. وہ جو نہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے گھر آپ کے گاڑیوں نے بھیجیں گے، وفد بھیجیں گے، آپ کے گھر وہاں پہ بندے جائیں گے، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، یہ طرح کی چیز ہوتی ہے. بڑا سیریس جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا وہ بن جائے گا. نہیں ہے جی. اس وقت بات سن لیں، اس وقت اگر عدنان بزاد، شعیب خان اور جنید ہاشمی ان 3 کی فیس بکیں کھولیں، ٹھیک ہے، وہاں پہلے انہوں نے قادیانی قرار دیا، اب انہوں نے نئی پوسٹوں میں لکھا ہے کہ یہ کافر ہے، اور اب بھی انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کی. ہم نے کوشش کی کل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. عاشق فردوسی صاحب ہیں وہ مذہب پر بڑا نالج رکھتے ہیں، وہ مسئلہ حل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پوسٹیں ڈیلیٹ کر دیں، پوسٹیں ڈیلیٹ نہیں ہوئی، پھر ہمیں آج پروگرام کرنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے یہ تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کہ ایک بندے پہ الزام آتا ہے، جس طرح فردوسی صاحب نے جس طرح اس کا شروع کیا ہے کہ ایک بندے پہ الزام آتا ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے، تو وہ اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی صاحب آپ اس الزام کی صحت کو آپ اس سے انکار کرتے ہو یا اس کا اعتراف کرتے ہو. تو ان کی جو تحفظ صاحب کی جو اپنی فیس بک ہے وہاں پہ ان سے یہ پوچھا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے ویری کلیئرلی کہہ دیا کہ میں الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو اپنے دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہوں.
और मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यही एक रास्ता है कि जिसको आप उसको जान सकते हैं। इसके बाद ना तो मेरे पास कोई पैमाना है कि उसको नापने का कि कोई बंदा मुसलमान है या काफिर है, ये तो अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला। हाँ, फिर आ जाती है कि कोई बंदा अगर तौहीन रिसालत करे, कोई बंदा इस तरह का मवाद वो पब्लिश करने की कोशिश करे कि जिस तरह खदा खाता इस्लाम पे या ना हमारे जो अंबिया है उन भी शान के खिलाफ किसी किस्म की गुस्ताखी आ जाती है, तो उसके लिए कवानीन मौजूद है, उसके लिए आपकी पुलिस मौजूद है। आप जाए वहां पे, आपको किसने ये हक दिया कि आप उठ के बंदे की उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने शुरू कर दें? आप उसके खिलाफ खुद ही घर बैठ के जो ना वो फैसला करके कि ये काफर हो गया और उसी का वो जो मवाद है वो आप जो है ना वो तशरीह उसकी करते फिरे। देखिए कि आप पे भी एक कानून लगता है, आपकी कोई भी इखलाकी जिम्मेदारी है, आप भी मुसलमान हैं, आप पर भी ये जिम्मेदारी है कि आप उनकी राय का एहतराम करें, और अगर कोई है तो प्रॉपर चैनल आप इस्तेमाल करें, उनको खिलाफ बनाने की कोशिश करें। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आपने शुरू किया हुआ है गाली गलौच या उनकी फैमिली के लिए आपने जिंदगी जो है वो मुश्किल में वो डाल रखी है, तो इसको तो किसी सूरत में कोई माशरा